हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि हमारे कॉमर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी और अकाउंटिंग के मीनिंग को समझा था। आज के क्लास में भी हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में ये डिफिनीशन देखा था। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, यानी लेखांकन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस है। प्रोसेस को क्या समझे थे कि प्रोसेस मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। ये बहुत सारे एक्टिविटीज मिलके वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को ही हम प्रोसेस बोलते हैं। यानी लेखांकन क्या है? एक प्रक्रिया है। किस चीज का प्रक्रिया है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं व्यावसायिक लेन देन। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक लेन देन। ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी व्यावसायिक लेन देन को लिखने की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, जिसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। यानी अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक सिस्टमैटिक मैनर में। केवल हम उसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं। उसके बाद क्या करना? उसका रिजल्ट, उस बिजनेस के रिजल्ट को एनालिसिस करना। इसमें हमने दो चीज देखा। एक तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करना? रिकॉर्ड करना। एक तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और दूसरा था कि बिजनेस के रिजल्ट को एनालिसिस करना। बिजनेस रिजल्ट में भी हमने देखा दो चीज होता है। बिजनेस रिजल्ट में एक बिजनेस के परफॉर्मेंस का पता लगाना कि लाभ हो रहा है या हानि, और दूसरा बिजनेस के पोजीशन का पता लगाना कि हमारी वेल्थ कितना क्रिएट हुई है, हमारे पास खुद की एसेट कितनी है, खुद का लगाया हुआ पैसा कितना है और दूसरों से लिया हुआ पैसा कितना है। खुद का लगाया हुआ पैसे को हम लोग पूंजी कहते हैं और दूसरे से लिया हुआ पैसा जो व्यापार में लगाते हैं उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो इस डिफिनीशन को हमने लास्ट क्लास में समझा था। मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दिया। फिर उससे पहले हम लोगों ने देखे थे कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों हुई। तो डे टू डे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत हुई, और बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए ओवरऑल अकाउंटिंग की जरूरत हुई। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और डिफिनीशन अकाउंट्स का समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। का मतलब क्या होता है? कला। और अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लेखांकन। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? लेखांकन। यानी लेखांकन क्या है? एक कला है। ठीक है, ये किस चीज का कला है? ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समझो, पर मैं नोट करा देता हूं, उसके बाद मैं समझा। अकाउंटिंग मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग क्या होता है? जस्ट आप समझो इसको। रिकॉर्डिंग को मतलब होता है कि उसको रिकॉर्ड करना यानी लिखना। ठीक है। क्लासिफाइंग मतलब बांटना यानी वर्गीकरण करना। वर्गीकरण, ठीक है। और समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है सारांश। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? सारांश। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो।
हमने क्या बोला कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज का, रिकॉर्डिंग का। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किस चीज का, ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासिफाई करना है, किसको समराइज करना है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है एंड समराइज। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब होता है कोई भी वित्तीय सूचना, वित्तीय यानी जिसका संबंध मुद्रा से है, वित्तीय सूचना। अब वित्तीय सूचना का मतलब समझो, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जिसे हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं क्या बोल रहा हूं, वो सारी इंफॉर्मेशन, दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी यानी कि मनी के फॉर्म में हम जिसे मेजर कर सकते हैं। दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर, मेजर मतलब होता है मापना, जिसे हम माप सकते हैं, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी मैंने क्या बोला, लेखांकन क्या है, एक कला है लिखने का, वर्गीकरण करने का और सारांश तैयार करने का उन सारी वित्तीय सूचनाओं का जिसे हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो भी आपके पास फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ financial information in a systematic manner, in a systematic manner, in a systematic ठीक है। सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, जर्नल का जो चैप्टर होगा वो रिकॉर्डिंग के बेस पर ही होगा। उसमें जर्नल के चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक मैनर में हमारे पास जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आते हैं उसका रिकॉर्डिंग करना, एक सही तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिखना। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब समझो आप अपने रजिस्टर में कर रहे हो, लेकिन जब आप जॉब करना शुरू करोगे, एक अकाउंटेंट के रूप में काम करोगे, तो वहां देखोगे डायरी मेंटेन नहीं होता है, वहां डायरी के बदले में क्या आ गया है, आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें आप डेटा को रिकॉर्ड कर। जब मैं बोलूं डायरी में नोट करना, इसका मतलब आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो। तो ये समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और इस रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को ही तो जर्नल बोलते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाइंग की। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हम इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन
कैश से संबंधित होगा उसको कैश रजिस्टर में लिखा जाएगा, यानी कि उसको कैश बुक में लिखा जाएगा। अगर आपका फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स परचेज से संबंधित होगा तो उसको परचेज रजिस्टर में लिखा जाएगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन सेल्स से संबंधित है उसको सेल्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम देख रहे हैं अगर इनकम से संबंधित है तो इनकम में लिखा जाएगा, एसेट से संबंधित है तो एसेट के लेजर में लिखा जाएगा, लाइबिलिटीज से संबंधित है तो लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा। यानी हम नेचर के हिसाब से क्या करते हैं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को बांट देते हैं। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं, इसको समझो। अब समराइज का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अब जैसे देखो तुम हम एक एग्जांपल देके समझा दें। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये रहा अपना चिंटू। ठीक है, और ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है। ठीक है, अब ये चिंटू हमारे से हमारा रेगुलर कस्टमर, ये हमारा क्या है, रेगुलर कस्टमर है। अब रेगुलर कस्टमर है तो ये क्या कर रहा है कि बार बार हमसे परचेज करता है। ठीक है, बार बार हमसे क्या करता है, परचेज करता है, हमसे गुड्स खरीद रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, 3,000 का गुड्स खरीदा। ठीक है, और इसने क्या किया, 3,000 का क्या किया, पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, चलो अब फिर दोबारा आया, उसने 5,000 का परचेज किया। इस बार बोला कि मेरे पास पैसे कम हैं तो वो 4,000 का ही पेमेंट कर पाया। ठीक है, अब चूंकि वो रेगुलर कस्टमर है तो हमने उसको क्या किया, उधार दे दिए। ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स उसको दे दिए। फिर इसी तरह से फिर एक बार 10,000 का गुड्स खरीदा, यहाँ पे उसने 8,000 का पेमेंट किया। ठीक है, अब क्या करना होता है, समराइजिंग का मतलब होता है कि हम उसका बैलेंस यानी चिंटू का बैलेंस क्या करते हैं कि एक्चुअल में नेट बैलेंस कितना है वो पता लगाते हैं, उसी को हम समराइजिंग बोलते हैं। यानी आप देखो परचेज कितना किया, 5, 3, 8 एंड 10, यानी 18,000 का उसने परचेज की। अभी तक पेमेंट कितना किया, 8, 4, 12, 3, 15,000। यानी कि चिंटू का जो नेट बैलेंस है, ठीक है, चिंटू का जो नेट बैलेंस है वो कितना हुआ, 3,000। यानी ये 3,000 क्या है, चिंटू को देने हैं। चिंटू को क्या करना है, देने हैं, किसको, हम, मुझे, यानी मेरे बिजनेस में उसको पैसे चुकाने हैं। ठीक है, तो इस नेट बैलेंस को जो निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम समराइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समराइजिंग समझ में आ गई होगी। ये जो समराइजिंग की प्रोसेस है इसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। इसको क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो ये समराइजिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि नेचर के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं उसको बोला जाता है, उसको जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में उसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। उसको क्या बोला जाता है, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, ये सब आपके चैप्टर्स के नाम है। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया है ये आपके आने वाले चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं लेजर पोस्टिंग में, फिर कैसे उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब इस डिफिनीशन को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो इस डिफिनीशन के थ्रू मैं पूरा अकाउंटिंग में आप जो पढ़ने वाले हो चैप्टर्स उसको मैं समझा। ठीक है, तो अभी तक मैंने बोला अकाउंटिंग क्या है, एक कला है लिखने की, वर्गीकरण यानी कि बांटने की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के उसके नेचर के हिसाब से, फिर उसको समराइज यानी समरी बनाने की। ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और केवल उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करेंगे अकाउंटिंग में, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या करना है, देखो इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। देखो तो आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला कि अभी तक हमने क्या किया,
फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया। अब क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट किस चीज का, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट फिनेंशियल रिजल्ट, फिनेंशियल रिजल्ट किसका, ये जो एनालिसिस और इंटरप्रेट किसका करेंगे, फिनेंशियल रिजल्ट किसका, इस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इसी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिजल्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब ये एनालिसिस कैसे होता है उस चीज को समझो। ये जो एनालिसिस करते हैं वो इसमें क्या करते हैं, इस एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इस एनालिसिस के लिए हम लोग जो बनाते हैं, इस एनालिसिस के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। अब देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है, हमें यह पता चलता है कि हमारी कितनी प्रॉफिट हो रही है, हमारी कितनी प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, हमारी कितनी लॉस हो रही है। यानी हमको अपने रिजल्ट का पता चलता है कि हमारे बिजनेस में अभी क्या रिजल्ट हुए। बैलेंस शीट में हमारे वेल्थ की पता चलती है, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे वेल्थ का पता चलता है कि हमारी वेल्थ क्या है, ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि हमारी खुद की लगाई हुई पूंजी कितना है जो हम अपने बिजनेस में लगाए हैं। आई होप मैं कैपिटल को अच्छे से समझा दिया था लास्ट क्लास में कि खुद का लगाया हुआ पैसा कितना है, ठीक है। फिर दूसरा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब दूसरों से पैसा लेके जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। और इन सारे पैसे से, खुद के पैसे से और दूसरे के पैसे से जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उससे जो वेल्थ जनरेट होता है, उससे जो संपत्ति बनती है, वो हमारी असेट होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग का जो गोल है हम लोगों का, अकाउंटिंग का जो गोल है वो बस यही है कि हमको क्या करना है, सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से, उसको हमको क्या करना है, इंटरप्रेट और एनालिसिस करके हमको अच्छे मैनेजमेंट के डिसीजन लेने, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंटिंग का डिफिनीशन बोला जाए तो एक तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एनालिसिस रिजल्ट देयरऑफ। और दूसरा डिफिनीशन मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किस चीज का। अब मैं इस डिफिनीशन को एक अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा देता हूं आपको। अब आप इस डिफिनीशन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, क्योंकि आई होप आपको ये जो डिफिनीशन है आपको समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। रिकॉर्ड मतलब लिखना, क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण करना, यानी अलग अलग नेचर के हिसाब से अकाउंट्स को बांटना, और समराइज मतलब होता है बैलेंस निकालना, समरी करना, सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के मनी के रूप में, वो सारी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी के रूप में उसको फॉर्म कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और समराइज करना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, रिजल्ट को एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि, और आप ये भी समझ लिए कि रिकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे चल के कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जर्नल में, क्लासिफाइंग, लेजर एंड पोस्टिंग में पढ़ने वाले हैं, और समराइजिंग कहां पढ़ने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस में। और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कहां पढ़ने वाले हैं, फाइनल अकाउंट। ये सारे के सारे चैप्टर्स आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, यही आपका सिलेबस है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन की क्या सब विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एज वेल एज साइंस, यानी कि कला के साथ साथ विज्ञान भी है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले समझते हैं कि ये साइंस कैसे हुआ, अकाउंटिंग को हम साइंस कैसे बोले। अब देखो बाबू, साइंस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, उसी तरह से अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स रेगुलेशन है, अकाउंटिंग के अपने फॉर्मूलेज है। ठीक है, जैसे आगे चल के जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखोगे जर्नल में, ठीक है, तो वहां पे जर्नल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप सीखोगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, उसके तहत कैसे अकाउंटिंग में जर्नल किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस बोला जाता है। अब बात करते हैं कि सर ठीक है साइंस बोलते हैं तो फिर आर्ट्स क्यों बोलते हैं। देखो, अकाउंटिंग में क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन तो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूले, प्रिंसिपल, थ्योरी सबके लिए सेम होता है, लेकिन प्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में जो प्रेजेंटेशन होता है, रिकॉर्डिंग करने के जो तरीके होते हैं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और प्रेजेंटेशन के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग को आर्ट्स भी बोला गया है। इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो फिनेंशियल नेचर के हैं और जिसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, यानी कि इट रिकॉर्ड्स financial transactions only, it records financial transactions only which can be measured, measure का मतलब होता है मापना, which can be measured in terms of money, in terms of money। ठीक है, यानी कि वित्तीय लेन देनों को हम क्या करते हैं, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, वित्तीय लेन देन। देखो हम क्या करते हैं कि कभी कभी जो वर्ड्स मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आए, तो हम उसका हिंदी भी बता देते हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों स्टूडेंट साथ साथ चले। ठीक है, जो इंग्लिश में स्ट्रांग है वो हिंदी में नहीं लिखेंगे भी तो उनको कोई जरूरत नहीं है, बट जो कमजोर है उनको हिंदी की भी जरूरत होती है, इसीलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदी स्टूडेंट को लिखा देता हूँ। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, आपको क्या करना है, हर एक वर्ड को, जैसे कि मैंने वर्ड ट्रांजेक्शन्स लिखा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना एक सेपरेट कॉपी रखो वर्ड मीनिंग का, जिसमें आपको क्या करना है, वो सारे वर्ड मीनिंग जो अकाउंट्स बुक में आते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट में आते हैं, उसको आपको लिखना है और उसका मतलब ढूंढना है। ठीक है, आप मोबाइल का यूज कर सकते हो, मोबाइल में आपको डिक्शनरी मिलेगा, अगर वहां से आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो कमेंट्स करके कि सर इसका मतलब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या ये वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ। मैं आपको बहुत जल्दी ही उसका जवाब रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया कि ये क्या करता है कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसे मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। अब देखो, अकाउंटिंग की खासियत है कि अकाउंटिंग मनी के आसपास ही घूमता है, मनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में, ये आपको फर्स्ट क्लास में ही समझा दिया गया। ठीक है, तो हम केवल उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आपको मिलता है जिसे मनी के फॉर्म में आप मेजर नहीं कर सकते, कितना उसमें मनी इन्वॉल्व है ये पता नहीं लगा सकते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो यहां पे हम लोग क्या किया, रिकॉर्डिंग कर दिए, यानी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर दिए। अब देखो हम जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसका डिफिनीशन लिखा है, या इसका लिमिटेशन लिखा है, बेनिफिट लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, सब आपको इस डिफिनीशन के आसपास में घूमता नजर आएगा। ठीक है, सब इसी के आसपास में, बट हमको अलग अलग लिखाने का इसलिए जरूरत है कि आपको ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछेगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के ही बारे में लिखना है, इसीलिए मैं लिखाता हूं। बट मैं जो वो डिफिनीशन आपको समझाया इतना डिटेल में, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, बेनिफिट हो, जो अभी आज के क्लास में मैं लिखाने वाला हूं। ऑलरेडी मैं क्लास 1 और अभी तक के क्लास में समझा चुका हूं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। रिकॉर्डिंग हो गया, मैंने ये भी बता दिया कि आर्ट भी है और साइंस भी है। अब क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, क्लासिफाइंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफाई करने का मतलब है कि अगर परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तो उसको अलग रखना है, परचेज बुक में रखना है। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तो उसको सेल्स बुक में रखना है। बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तो बैंक में रखना है। असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसको असेट के लिए अलग से रखना है। ठीक है, उसी तरह से कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको कैपिटल में रखना है। लाइबिलिटीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तो उसको लाइबिलिटीज में रखना है। इनकम से रिलेटेड जो कमाई, इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको इनकम में रखना है। खर्चे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको खर्ची में रखना है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा, लेखांकन की क्या सब विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लेखांकन तो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन मिलेगा। जिस तरह से साइंस के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स रेगुलेशन फॉर्मूले हैं, इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस बोला गया। आर्ट क्यों बोला गया है सर, क्योंकि देखो अकाउंटिंग में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन कर देने का, यानी कि अकाउंट में फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए इसको आर्ट बोला है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग में सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसे मनी के टर्म में मेजर करते हैं उसकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। उसकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, यानी रिकॉर्ड करता है वो सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसे मनी के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होती है, क्लासिफाई होती है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज करते हैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। समराइज का मतलब मैंने समझा दिया कि हमको क्या करना होता है, लास्ट में समरी निकालना होता है कि अल्टीमेटली इसका बैलेंस कितना है। हम आपको इस एग्जांपल में समझाए थे कि ये अपना चिंटू है, चिंटू ने बहुत सारे परचेज कर रखे हैं और उसका पेमेंट कर रखे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, समरी निकालते हैं कि चिंटू का अल्टीमेटली बैलेंस कितना है, चिंटू से हमें कितना लेना है। तो नेट बैलेंस चिंटू का निकलता है 3000। यानी हम समरी करके एक पर्सन से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक बार समरी निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि कितना बैलेंस बचा हुआ है, वही होता है समराइजेशन करना। ठीक है, ये हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। समराइज करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, समराइज करने के बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। इसका मतलब, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या करना। तो ये भी मैं इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का मतलब समझा दिए हैं कि हमको ऑलरेडी हमारे पास सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई और समराइज हो गया है। इसके बाद हम फिनेंशियल रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ,
कंपनी का वेल्थ कितना क्रिएट हुआ है, कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड चेक करते हैं। अब देखो ट्रेंड वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, हम क्या करते हैं, देखते हैं ट्रेंड चेक करते हैं कि देखो ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज चेक करते हैं। ठीक है, हमारी वेल्थ, हमारी जो नेट एसेट है हमारी, वो बढ़ रही है कि घट रही है, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद हम सब बहुत सारे फिनेंशियल रेशियो वगैरह निकालते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके कि हमारा फिनेंशियल रेशियो निकालते हैं, फिनेंशियल रेशियो निकालते हैं इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करने के लिए, और जिससे कि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आई होप आपको इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस समझ में आ गई होगी, जिसमें हमें फिनेंशियल रिजल्ट को ठीक से ढंग से एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर। कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर्स। अब ये क्या होता है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया। ठीक है, इंटरप्रिटेशन किया, एनालिसिस किया। अब काम आता है कि जिसको उस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है, उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर्स मतलब जिन जिन लोगों को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं यूजर, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि कौन कौन से यूजर हो सकते हैं जिनको की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ठीक है, तो वो होते हैं यूजर्स। अब देखो, जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं वो दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक तो इंटरनल हो सकते हैं, दूसरा एक्सटर्नल होते हैं। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक क्या हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक हो सकते हैं बाहर वाले। ठीक है, इंटरनल मतलब घर वाले और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले। अब बोलेंगे सर इंटरनल कौन होते हैं, जिनको की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो एक तो बिजनेस का खुद जो ऑनर होता है उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, उसी को मैनेजमेंट भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब इन लोगों को क्या जरूरत होती है भाई, यही तो बिजनेस के मालिक है, इनको तो जानने का हक है कि हमारा बिजनेस का ग्रोथ किधर जा रहा है, हम प्रॉफिट में है, लॉस में, हमारी कुल वेल्थ कितनी है। ठीक है, तो उनको सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने का हक होता है। ठीक है, अब इंटरनल में दूसरा कौन हो सकता है सर, एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे मैं एम्प्लॉय हूं, अब मैं अपने कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मुझे भी इस चीज को जानने का हक है कि हमारी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन में जा रही है या फिर दिन प्रतिदिन उनका फिनेंशियल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिलता है, कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी कंपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, तो मैं भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करूंगा। इसीलिए एम्प्लॉय हो गया, वर्कर हो गया, उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। ठीक है, तो ये सब अब हमारे इंटरनल यूजर हुए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल कौन कौन हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल होता है बैंकर। बैंकर, अब देखो हम जाते हैं बिजनेस में, हमको पैसे की जरूरत है तो हम जनरली जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो क्या बैंक वैसे ही हमारा चेहरा देख के लोन दे देगी क्या, नहीं देगी, क्योंकि उसको पहले ये इंश्योर होना जरूरी होगा कि हम वो पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ चुका पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे वो इंश्योर होगा, वो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्यूरेसी देखेगा, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा कि फायदे में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर लॉस में, खुद का बिजनेस लॉस में है, तो हमारा लोन पे इंटरेस्ट कैसे चुका पाएगा। ठीक है, हमारे कंपनी का वेल्थ देखेगा कि कंपनी का कितनी खुद की पैसा, खुद कितना पैसा लगाया। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा लोन पे ही बिजनेस टिका हुआ है। अगर सारा का सारा लोन पे टिका हुआ है तो बैंकर जनरली लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बोला तुम खुद का पैसा तो लगाए नहीं हो, हमारे पास पैसा लेने के लिए आगे हो। तो बैंकर चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके बेसिस पे वो ट्रस्ट क्रिएट करता है कि हाँ
हम अगर इसको लोन देते हैं तो फ्यूचर में ये लोन का रिपेमेंट इंटरेस्ट के साथ कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर की। देखो क्रेडिटर किसको बोलते हैं? क्रेडिटर को ही सप्लायर बोलते हैं। ये सप्लायर कौन होता है? तो सर सप्लायर वो होता है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, गुड्स जिससे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, वो हमारा सप्लायर। ठीक है, तो हम अगर किसी के पास गए हैं कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए, देखो हमारा मान के चलो बिजनेस है, हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं कपड़े का। ठीक है, अब हमको रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हम सप्लायर के पास जाते हैं। तो हम अगर उधारी खरीद लेते हैं, क्रेडिट पे खरीद लेते हैं, तो उसी को क्रेडिटर और सप्लायर होता है। अब एक भाषा में आगे चल के इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप ये समझ लो, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना हो, तो कोई वैसे ही उधारी दे देगा क्या? जब तक कि उसको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये अगर हम इसको उधारी देते तो भविष्य में ये हमारा पेमेंट कर देगा, तभी तो वो आपको उधारी देगा गुड्स। तो इसीलिए वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है। ठीक है, उसी तरह से होते हैं डेटर भी। डेटर का मतलब जिसको हम उधार माल बेचते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट हो गया। अब बोलेंगे सर गवर्नमेंट को क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए? तो बाबू तुम जैसे मर्जी होगा वैसे प्रॉफिट दिखाओगे और कम टैक्स दोगे, तो गवर्नमेंट को तो डाउट होगा ना। तो गवर्नमेंट को अगर कभी डाउट होता है कि आपने सही से प्रॉफिट नहीं दिखाया है, सही से आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो वो बोलेगी कि तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा इनकम सही है या गलत। तो कैसे दिखाओगे? आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट दोगे कि सर ये देखो ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें हमने सही सही इनकम रिकॉर्ड्स किया और सही सही टैक्स भरा है। इसीलिए गवर्नमेंट भी कभी आपको मांग सकता है। आप कभी कभी सुने होंगे कि फलाने की जगह पे क्या हुआ, रेड पड़ा। रेड पड़ा मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट आया और बोला कि हमको तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं है, हम चेक करेंगे कि तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं। इसीलिए सही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टर। अब ये इन्वेस्टर कौन होता है? सर इन्वेस्टर तो वो होता है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। जिस तरह से बैंक होते हैं, बैंक में हम लोन लेने जाते हैं, उसी तरह से लोग भी, अगर आप आगे चल के पढ़ोगे कि इन्वेस्टर लोग होते हैं जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो वो तभी पैसा लगाएंगे ना जब उनको लगेगा कि आपकी कंपनी अच्छे से काम कर रही है, आप सही डेटा मेंटेन करते हैं, आपके सारे रिकॉर्ड सही है। इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या सब पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है। फिर उसको क्या करती है? एक समरी बनाती है। फिर उसका रिजल्ट को एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करती है। फिर क्या करती है? कम्युनिकेट करती है, जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, यानी स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इस कम्युनिकेशन किसको किसको किया जाता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। जो बिजनेस के मालिक होते हैं, बिजनेस के ऑनर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, वो लोग क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं। और जो बाहर के लोग होते हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जैसे बैंकर हुआ, क्रेडिटर हुआ, सप्लायर, डेटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, ये सब एक्सटर्नल होते हैं। तो जब आपके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बन के तैयार हो जाते हैं तो ये सब कम्युनिकेट, इन सब लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, चलो तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये थी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप आसानी से बता दोगे, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी देखो गलती मेरे से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपको मैं अच्छे से नहीं समझाया हूं, मेरे से भी गलती हो सकता है। तो आपको मुझे बता सकते हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाने का टेक्निक कैसा लगता है वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर, वैसे मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, तो आप मुझे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी लगता है कि हाँ सर ये कमी रह गई या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो मुझे भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है कि मेरे बच्चे मेरे क्लासेज अच्छे से देख रहे हैं। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आता है तो जरूर कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है अकाउंटिंग की। तो सर आपने तो ऑलरेडी बता रखे थे नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्या ये वही है? हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट वही है। उसके अलावा भी हम लोग एक दो पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग नीड ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे कि हमें सारे डेटा को, सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने होते हैं। तो यहां भी वही है,
हमको क्या करना है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करने होते। कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आपको ये वर्ड बार बार आ रहे होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब वो सारे सारे ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस का ऑनर जब खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। दूसरों से पैसा लेके, दोस्त से, बैंक से पैसा लेके जब बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो भी, जिसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, वो भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जैसे परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, सेल करते हैं, अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, रेंट पे करते हैं, बिजली बिल देते हैं। ठीक है, ये सब के सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जो भी व्यापार को चलाने के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको ये, मेरा सबसे बड़ा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक रखने हैं। ठीक है सर, सिस्टमैटिक क्यों रखने हैं, तो आप मेरा फर्स्ट क्लास देखिएगा, हमने बताया था कि अगर सिस्टमैटिक रखते हैं तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, सक्सेस का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए सिस्टमैटिक रखना जरूरी है। दूसरा हमने क्या बोला था नीड ऑफ अकाउंटिंग में, कि आप देखो नीड ऑफ अकाउंटिंग में मैंने क्या पढ़ाया था कि नो द बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस का मतलब हमारे जो प्रॉफिट है और लॉस कितने हुए हैं उसको जानना। तो हम भी यहाँ पे यही लिखने वाले हैं। तो सर अलग से फिर क्यों लिखा रहे हो, देखो मैं चाहता हूं कि देखो जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है वो तो समझाता हूं, और साथ में हर एक पॉइंट में लिखाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा लूंगा आपका। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। ठीक है, ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट ना हो, बट मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि ये करियर के लिए जरूर आपके लिए रिलेवेंट था, तभी मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं उस फेज से गुजर चुका हूं। मेरे पास 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो मुझे ये पता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे ना, वो सच बोलो तो मुझे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी आप अंडरस्टैंडिंग ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं, और आगे चल के आप उसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लाई कर पाओगे, ठीक से आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपकी एग्जाम भी अच्छे से क्रैक हो जाए, आप अच्छा मार्क्स भी ला पाए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, और आप अच्छे से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर पाए। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं। आप बोल सकते हो कि सर बहुत सारे टीचर तो ऐसे भी हैं कि जो 10 मिनट का वीडियो बना देते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ रिविजनरी। मैं आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हर एक चैप्टर का एक रिविजनरी वीडियो दूंगा। ठीक है, जो आधे से 1 घंटा का होगा। आप अगर इतना सारा क्लास कर लिया ना, तो मैं बिलीव करता हूँ एग्जाम के टाइम में ना 10 से 15 दिन पहले एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। दूसरा क्या था, कैलकुलेट करना प्रॉफिट और, ठीक है, तो ये तो दो सर नीड था, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव है जो मैंने नीड के टाइम में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम में आप बहुत ही बच्चे थे, यानी कि आपको अकाउंटिंग से बस परिचय दिलाना था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा देखो, एक बिजनेस के ऑनर को प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, साथ में वो भी उसको जानना जरूरी होता है कि हमारा वेल्थ कितना क्रिएट हुआ। देखो, इनकम और वेल्थ में डिफरेंस है। ठीक है, इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है कि इनकम तो आप कमाते हो, पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हो, लेकिन वेल्थ जो होता है ना, वो एकदम आपको यह पता चलता है कि हमारा कुल संपत्ति कितनी है, हमारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, लोगों से हम कितना लगा के रखे। तो ये दोनों अलग अलग चीज होता है। तो यहाँ पे हम फिनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। हमें यह पता लगाना है कि हमारी फिनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस से तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, लॉस पता चल जाएगा। यहां पे हम क्या पता करेंगे, फिनेंशियल पोजीशन। सर फिनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये जो वेल्थ को बताता है उसे ही हम फिनेंशियल पोजीशन, यानी यहाँ पे हमें वेल्थ के बारे में कि हम फिनेंशियली कितना स्ट्रांग है उसके बारे में हमें पता चलता है।
हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारी असेट कितनी है, ठीक है, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, फिनेंशियल पोजीशन से, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे अगला क्या हो सकता है सर, अगला क्या हो सकता है, हमको अपने बिजनेस का प्रोग्रेस का पता करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करते हैं प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिए, हमारा एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज का बैलेंस पता चल गया, वही तो प्रोग्रेस हुआ ना बाबू ना। यहाँ पे क्या होता है कि हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं कि देखो ये हमारा, मान के चलो अभी कौन सा पिछला साल कौन सा खत्म हुआ था 2021, अभी कौन सा चल रहा है 2022, तो हम हर साल चेक कर रहे हैं कि हमारी प्रॉफिट बढ़ रही है या हमारी प्रॉफिट घट रही है, ठीक है, हमारे असेट बढ़ रहे हैं या हमारे असेट घट रहे हैं। तो ये हमको चेक करना होता है ईयर टू ईयर, आगे चल के क्या होने वाले, तो ये सब हम प्रोग्रेस को पता करते हैं कि हम पिछले साल कैसा हमारा परफॉर्मेंस था, तो इस सब बेसिस पे हम प्रोग्रेस का पता लगा लेते, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा पहला तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलना, फिनेंशियल पोजीशन और प्रोग्रेस के बारे में। इसके अलावा बिजनेसमैन के अलावा भी तो लोगों को अकाउंटिंग की जरूरत होती है, तो उनको क्या जरूरत होगी, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, प्रोवाइड करते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, provide financial information to various parties, provide financial information to various parties। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पार्टी के बारे में मैंने बताया था जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि इंटरनल में बिजनेस ओनर को जरूरत होती है, एम्प्लॉय, वर्कर, एक्सटर्नल में बैंक को जरूरत होती है, क्रेडिटर, डेटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, इन लोगों को जरूरत होती है, ठीक है। तो हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो बैंक वालों को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को जब टैक्स पेमेंट करते हैं तो वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, तो इस तरह से इन्वेस्टर जब आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे और पर्पस थे अकाउंटिंग का। तो आप अपनी उंगली पे दिमाग में लगा सकते हैं, देखो हमको पहला क्या अकाउंटिंग का क्या काम होता है कि सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना, ठीक है, फिनेंशियल पोजीशन को पता लगाना, ठीक है, और बिजनेस की क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में पता लगाना, ठीक है, और जो सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको अपने बहुत सारे पार्टीज को के पास पहुंचाना, ठीक है। तो क्या सर इसको याद करने पड़ेंगे, नहीं, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। और जब इसको इतना बार हम लोग इसको पढ़ेंगे ना कि आपको याद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये याद देखना कि याद के साथ साथ देखो आपको कोई कोई चीज आपके दिमाग में रिटेन है, उसी को तो हम याद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखना कि आप लॉजिकली उसको समझ पा रही कि नहीं। अब बस ये नहीं कि रट्टा लगा लेना कि हाँ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, आपको समझना है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या होता है। सर अच्छा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इसका मतलब सर ने समझाया था कि क्या होता है कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हुआ सिस्टमैटिक। उस तरह से आपको क्या करना है कि माइंड में ही आपको सोचना है कि ये वर्ड क्या है, इसको जितना ज्यादा आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो उस तरह से आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्टिव आई होप आपको समझ में गई होगी। चलो तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं अपने क्लास को, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।